हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे। ओके जी, सभी का स्वागत, भरपूर स्वागत। एक बार सभी साथी मुझे लिख कर बताएंगे आप कहाँ से अपनी प्रेजेंट एक बार लगा दो भाई। ठीक है। हमारे साथ में अभिषेक प्रधान जी हैं, प्रिंस यादव जी हैं, सनोवर हुसैन जी हैं, सुमित जी हैं, अभिषेक जी हैं, लोकेश जी हैं, नमन जी हैं, धीरज जी हैं, गुलशन जी हैं, अंशु हैं, प्रकाश हैं, कोमल जी हैं, अजय सैनी हैं, ओके, कृष्ण जी हैं, अभय हैं, लल्लू राम जी हैं, निखिल जी हैं, कपिल जी हैं, जीत राम गुज्जर हैं। सभी का स्वागत है यार, भरपूर स्वागत है। सच बात हूँ, आप लोगों के बीच में आकर जो एनर्जी मतलब आती है मेरे अंदर, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है यार। शाबाश। ओके, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हम लोग घूम रहे हैं। बहुत अच्छे सभी हैं भाई। और सच बात बताऊं, शुरुआत के जितने कमेंट मेरे सामने आए मैंने पढ़ दिया। अब इतनी स्पीड से कमेंट जा रहे हैं कि मैं नहीं चीजों को देख पा रहा हूं। चले, बहुत बढ़िया है, शाबाश। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आते के साथ ही हमारा सबसे पहला काम है वो है रिवीजन, जो कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा उसे हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ओके, रिवीजन। आप सभी साथियों को मैंने बताया था कि हेडफोन लगाना है कान में और क्लास को देखते चलना है। नोट्स इसलिए नहीं बनाने हैं क्योंकि आपको नोट्स बने बनाए मिलेंगे। ओके, रेडी? पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहां मैं लिखने जा रहा हूं। ओके, पहला प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे है भैया? लोथल किस नदी के किनारे है? नदी। सभी साथी स्पीड से आंसर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, सिंध का बाग किसे कहा जाता है? सिंध का बाग किसे कहा जाता है? किसका अर्थ, किसका अर्थ, अर्थ काली चूड़ियां। क्या बताएंगे? काली चूड़ियां। किसका अर्थ काली चूड़ियां? ठीक है, हाँ। ओके ना? अगला प्रश्न और देखेंगे हम लोग यहां पर। आई वी सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूर्वी पूर्वी स्थल, पूर्वी स्थल बताएंगे सभी साथी। पूर्वी स्थल। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का आईवीसी का, सिंधु घाटी सभ्यता का आप सभी को बताना है भैया। बंदरगाह, बंदरगाह, पोर्ट, पोर्ट। सभी प्यारे दोस्त बताइए पोर्ट के बारे में। जी, अरे वाह यार, आप लोगों ने तो सब कुछ लिख दिया। सबके सबके कमेंट आ रहे हैं बच्चे, मेरे पास सबके कमेंट आ रहे हैं। यार मैं क्या ही तो बोलूं आप लोगों को, सैल्यूट है यार, सैल्यूट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। सर कोर्स अब शुरू हो गया क्या? हाँ जी, कोर्स शुरू हो गया। डेमो क्लास बच्चे इसमें आ जाएंगी। यहीं अब सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। पता है अब आपका यहाँ कितना फायदा होने वाला है? यहाँ एक तो बेफालतू की चीजें नहीं होंगी, एक दूसरे कमेंट नहीं दिखाई देंगे, और सिर्फ यहाँ सिलेक्शन होगा, बस सिलेक्शन के अलावा हम यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं करेंगे।
ओके ना, कोई दूसरी बात ही नहीं करने वाले हम लोग। जैसे कि लोथल किस नदी के किनारे, आप बताएंगे कि भैया भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। ओके। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ओके। किसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं भैया, क्या बताएंगे, कालीबंगा, क्या बताएंगे, कालीबंगा, कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। आईवीसी का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, क्या बताएंगे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ओके ना। आईवीसी का बंदरगाह कौन सा था भैया, लोथल था, लोथल। प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। हमने यहां बहुत अच्छे तरीके से, और मैं सच बात बता रहा हूं आपसे, यदि आप अच्छे तरीके से जुड़े रहे तो मैं वादा करता हूं बच्चे आज यहां पर आप सभी से कि जो बच्चा तरीके से साथ जुड़ा रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जो बच्चा 1 to 5 आएगा, ठीक है, जिसकी रैंक 1 से लेकर 5 तक आएगी बच्चे, 1 to 5, 1 से 5 रैंक तक के बच्चों के यहां पर हम लोग क्या आएंगे, उनके घर आएंगे। ठीक है, समझे। और मां के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। किसके हाथ का, मां के हाथ का बना हुआ। और रही बात सिलेबस की, जैसे मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, आ, इस महीने के एंड तक पूरा प्रयास करूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, इस महीने के एंड तक डन है। और बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ेंगे। हाँ, संडे को, सैटरडे और संडे को क्लास ऑफ रहेंगी। स्क्रीनशॉट आप ले नहीं सकते, आपके पास में नोट्स आ जाएंगे, आप उन्हें, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको लेकर चलता हूं प्यारे दोस्त, वैदिक सभ्यता। चैप्टर का नाम है हमारा वैदिक सभ्यता। क्या बताएंगे, वैदिक सभ्यता। ओके, वैदिक सिविलाइजेशन। चैप्टर का नाम क्या पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन। ओके ना। यहां देखिए, जब वैदिक सिविलाइजेशन के बच्चे बात करते हैं हम लोग यहां देखिएगा, तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, आप बताएंगे कि भैया 2 भागों में बांटा गया। मेरे साथ जुड़िएगा, कितने भागों में बांटा गया है वैदिक सभ्यता को, 2 भागों में बांटा गया है। ओके बच्चे, यहां 2 भाग कौन कौन से हैं, आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि भैया 2 भाग जो हैं आपके, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। क्या बताएंगे, एक पार्ट कौन सा बताएंगे, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, क्या बताएंगे, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। ओके, ऋग्वैदिक पीरियड बच्चे, बच्चे पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी है, मेरे साथ जुड़े रहिए। ऋग्वैदिक पीरियड, एक है बच्चे उत्तर वैदिक काल। क्या बताएंगे, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ओके, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। क्या बताएंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड। समझे, यहां तक चीजें समझ में आई, क्लियर है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे, पोस्ट वैदिक पीरियड। अब सबसे बड़ी बात आती है भैया, ये जो ये समय काल है, इसका विभाजन क्यों किया गया और कैसे किया गया। बच्चे जो चल रहा है पहले उस पर फोकस करते हैं, है ना। एक बच्चे का कमेंट आया, सर आवाज ठीक नहीं आ रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है, तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे। नोट्स जल्दी अपलोड करवा दिया करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और आपको है ना कुछ नहीं करना, कानों पर हेडफोन लगाइए, ठीक है,
कानों पर आपको हेडफोन लगाना है और मस्ती से क्लास को देखते चलना है। हर एक चीज आपके दिल और दिमाग में उतार दूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है बच्चे, समझे। और जिसने एक बार हिस्ट्री को पढ़ रखा है वो दोबारा हिस्ट्री मत पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे मैं कितने भी चीजें कर लूं, मैं देखो रट्टू तोता तो हूं नहीं, ठीक है। अगर जो मैंने पहले पढ़ा दिया वो दो चार पॉइंट हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना। हाँ, लेकिन वो उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, सब कुछ अच्छा है बच्चे। आप जिसका क्लास ठीक नहीं चल रही वो एक बार रिफ्रेश कर लो चीजों को, बहुत अच्छे। तो भैया वैदिक सभ्यता को हमारे दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखिएगा, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, मुझे एक एक चीज ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया, इसे दो भागों में बांटा। एक तो क्या बोलेंगे इसे, ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं, ओके। दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल, इसे क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, उत्तर वैदिक काल। और मैं सच बात बता रहा हूं, जिन साथियों को ये लगता है ना डाउट होना अपने ऊपर कि तुम्हारा नहीं हो सकता, मैं कह सकता हूं, कोई तो कहता है 100%, मैं कह रहा हूं इसमें 1%, एक जीरो और लगा लो, 1000% सिलेक्शन, 1000% सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको क्या बताना है, आपके जो 10th और 12th में सिर्फ 40% से ज्यादा होने चाहिए मार्कशीट में। जिनके 40% से ज्यादा हैं उनकी जिम्मेदारी मेरी है, इट्स माई प्रॉमिस। हाँ, अभिषेक हो जाएगी। पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। समय काल क्या है बच्चे, देखो समय काल क्या बताया गया है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ओके, सिंपल सी बात है। और इसे ही ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। इस काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है, कि भैया जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, ऋग्वेद से। पूरे भारत में जहां भी हिस्ट्री आती होगी, यदि आप यहां से पढ़ रहे हैं तो आपका इतिहास यहां से हो जाएगा। दूसरा पार्ट है बच्चे उत्तर वैदिक काल, ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब यहां से सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो काल विभाजन हुआ है बच्चे, यहां ध्यान सुनना है कि 1000 बीसी में लोहे का उपयोग देखने के लिए मिला है, जिसके एविडेंस कहां से मिले, अतरंजी खेड़ा एटा से, अतरंजी खेड़ा एटा से जो लोहे के साक्ष्य मिले हैं बच्चे, लोहे के, लोहे के साक्ष्य मिले हैं, वो यहीं से मिले हैं, ओके। तो आप बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, एक बार सभी साथियों से जानना चाहता हूं। फिर आप साथ साथ मुझे बताइए कि भैया जो वेद है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या एक बार सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं, वेदों की संख्या बहुत जल्दी करके बताएंगे, वेदों की संख्या, ओके। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना है चीजों को। हाँ, एटा यूपी वाला बच्चे, उत्तर प्रदेश में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, बेहतरीन। देखिए अब बात की जा रही है बच्चे ऋग्वेद की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की जब बात करते हैं तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बच्चे, द ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, आप बताएंगे कि भैया ऋग्वेद है, कौन सा बताएंगे प्यारे दोस्त, ऋग्वेद है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है, और सबसे बड़ा वेद भी यही है, क्या बताएंगे, सबसे बड़ा वेद, यहीं पर लिख लो, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वेदा, सबसे बड़ा वेद भी यही है, ठीक है। कितना बड़ा है आप बता देंगे भैया, इसमें ना 1.5 लाख वर्ड्स कितने हैं, कि 1.5 लाख। सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम बच्चे नितिन शर्मा है, ठीक है। इतिहास बनाने के लिए ना इतिहास पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिएगा, इसमें देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह है, क्या बताएंगे, कलेक्शन ऑफ मंत्रास ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो आपसे पूछे, ये लास्ट टाइम का पी वाई क्यू बच्चे पूछा गया प्रश्न है, पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू आपसे पूछा गया था ये प्रश्न, हाँ, ओके, शशिकांत हो जाएगा बच्चे। तो क्या बताएंगे कि भैया देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह, जैसे हम पूजा पाठ नहीं करते उस टाइप से। संकलनकर्ता कौन है, कंपाइलर, कंपाइलर बच्चे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, वेदव्यास जी का आपने नाम सुना होगा, वेदव्यास का। बच्चे अब आपको कमेंट नहीं करना है या क्लास पर फोकस करना है,
समझे? अब यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने भैया मंडल कितने हैं आप बताएंगे 10 हैं। अष्टक कितने हैं 8 है, ऐसे अष्टक हुआ और ऐसे 8 हुआ। और शाखाएं कितनी है ब्रांचेस कितनी है 5 है। ओके। जब सूक्त की बात करते हैं बच्चे, सूक्त का अर्थ क्या होता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छी बातें। क्या बताएंगे? अच्छी बातें। सूक्त का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्त? अच्छी बातें। सूक्त का अर्थ क्या बताया? एक बच्चा कह रहा है और ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। सभी बच्चों के ऐसे कमेंट होते हैं, कुछ भी कहूं आपके पढ़ाने का अंदाज ही अलग है, एक एक चीज दिमाग में जाती है। बच्चे ये मेरा पढ़ाने का अंदाज तो मेरा सेम ही है। मैं बताऊं, ये मेरा कोई रोल नहीं है, ये रोल है आपका। क्योंकि आप क्या हैं? आप हैं जो वर्दी का दीवाना होता है ना, उसे हर चीज आसान लगती है। और जो बेफालतू के व्यक्ति होते हैं वो लगे रहते हैं इनमें, चॉकलेट डे, अर्जे हग डे और फलाना डे डिमकाना डे, इन चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन वर्दी के दीवाने इस समय बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ओके। तो इसका सूक्त का अर्थ क्या बताएंगे कि भैया अच्छी बातें। कितने हैं? 1028 है, बस इतना याद रखो। ये तो मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया, इसे याद नहीं रखना क्योंकि इसे दो भागों में बांटा गया है। 1017 साकल हैं और बाल खिल्ले कितने? 11। लेकिन बस इतना याद रखना है आपको। ऋचाएं, ऋचाएं बोलते हैं बच्चे मंत्र। मंत्र आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेंगे। 10 462 में मिलेंगे, 10 580 भी मिलेंगे। ये जितने हैं मिलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये आपको याद नहीं रखने हैं। कोई दिक्कत नहीं है सनी, आपका होगा। चीजें एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताइए। बहुत अच्छा। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी वो रील डाली थी। आ, उसमें बहुत प्यारी लाइन थी, मैं आपको एक बार बताता हूं। देखो कितनी प्यारी लाइन थी, बहुत अच्छी थी। प्रेरणा स्रोत मैं मानता हूं उसे। एक सेकेंड। ये उन लोगों के लिए है जो लोग के कहते हैं हम्म, रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो भाई। ये रोज लेने वाली भी रोजगार देखती हैं। समझे? ओके नहीं? ठीक है बच्चे, तो यहां चीजें समझ में आई आपके। ओके। आगे देखो, रचना की बात करते हैं बच्चे। रचना, जो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई है? प्रारंभिक वैदिक युग में हुई है। क्या बताएंगे? अर्ली वैदिक पीरियड में हुई है, एज में हुई है। सबसे पुराना मंडल कौन कौन से हैं? 2 से 7 तक हैं, यानी कि हम कहेंगे 2 3 4 5 6 और 7। ओके। सबसे नया मंडल कौन सा है बच्चे? पहला और 10वां। 1 8 9 10। ये जो सबसे नए कौन से हैं? पहला है और 10वां सबसे नया है। सबसे नया है बच्चे। दीपक हो जाएगा बच्चे। आगे देखिए, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? 2 हैं। एक तो ऐतरेय और एक कोशित की है। बच्चे आपने पहले यदि इतिहास विषय को पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ना। मैं पीडीएफ डलवा दूंगा जब क्लास हो जाया करे, तो आप पीडीएफ को लेकर उसे पढ़ लो। देखो मैं नहीं चाहता आपका बेफालतू का टाइम इधर उधर लगे, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं से चीजें करें। ठीक। मैं कह रहा हूं 100, ये 100 नहीं, मैंने 1000% लिखा है सिलेक्शन। अब ऋग्वेद में शब्द कितने हैं प्यारे दोस्त? बताएंगे 1.5 लाख है। पढ़ने वाला कौन कहलाता है? पढ़ने वाला होत्र या होता कहलाता है। पढ़ने वाला क्या कहलाता है बच्चे? होत्र या होता कहलाता है। ओके, क्लियर है? एक बार सभी साथी बताएंगे मुझे यहां तक। अच्छा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, क्वेश्चन बताएंगे कि मंडल कितने हैं। सभी साथी कमेंट बॉक्स में अब लिखे स्पीड से, मंडल कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं कि भैया सबसे नए मंडल कौन से हैं? नए नए मंडल कौन से हैं? ओके। दोनों क्वेश्चन को बहुत जल्दी करके। सर जी फास्ट पढ़ाओ बच्चे, उनके के बारे में सोचो ना, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? ओके।
अरे वाह, सबने आंसर दिया है, गजब। देखो यहां से तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में भैया गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि सूर्य के लिए समर्पित है। आपसे पूछिए कि भैया गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, तो आप बताएंगे। बहुत अच्छे, शाबाश, सभी ने। ठीक है, गायत्री मंत्र सभी को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, ये किसने लिखा प्यारे दोस्त? ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है, रिटेन बाय ऋषि विश्वामित्र। अब जो चौथा मंडल है, ठीक है, मंडल को हम एक तरीके से चैप्टर मान सकते हैं। हाँ, अभिषेक हो जाएगा, मैंने बताया तो था। क्या कहेंगे कि भैया चौथे मंडल में क्या है? चौथे मंडल में पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। यहां से क्या बताएंगे कि भैया यहां से पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। भारत का पहला कृषि इंजीनियर यही थे। क्या बताएंगे कि भैया भारत का पहले कृषि इंजीनियर कौन थे? पृथुवैन्य पुरुष थे। क्या बताएंगे? पृथुवैन्य पुरुष। तो चौथे मंडल से हमें किसके बारे में पता चला? कृषि के बारे में। आगे देखेंगे हम। ओके, सातवें मंडल से 10 राग युद्ध का वर्णन पता चलता है और भगवान विष्णु का पता चलता है। ठीक है, सेवंथ मंडल डिस्क्रिप्शन ऑफ 10 राग जवार और डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु और 10 राग युद्ध के बारे में पता चलता है ना। अब ये किसने लिखा कि भैया ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। इसमें क्या होते हैं? किंग सुदास वाज विक्टोरियस, राजा सुदास क्या हुए? राजा सुदास क्या हुए बच्चे? इसमें विजयी हुए। एक बच्चा कह रहा है, एक ही बच्चा कह रहा है सिर्फ, सर जी लिख कर पढ़ाइए। बच्चे देखो, मैंने लिखा, इसमें क्या लिखूंगा मैं? राजा, राजा सुदास, सुदास विजयी, विजयी हुए, हुए। ठीक है, किंग, किंग सुदास वॉज विक्टोरियस। इसमें मुझे एफर्ट नहीं लगता क्योंकि मैं लिखता चले जाऊंगा और आप रटते। पता है लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिकल करके मैं लिख कर ही पढ़ाता आया हूं। होता क्या है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारा वो लिखने का टाइम जाता है। दूसरा, जो हमें फोकस करना चाहिए समझाने पर, हम समझ नहीं पाते चीजों को। दूसरी चीज, हम पता नहीं यार किस दुनिया में ऐसे खोए हुए हैं। मुझे एक भी लाइन ये बताइए कि कौन सी चीज बाइलिंगुअल नहीं है, कौन सी चीज, मैं हर एक चीज इतने प्यार से धैर्य से, आप, हालांकि मैं नोट्स बनाने के लिए मना कर रहा हूं, यदि फिर भी एक बच्चा कोई भी आएगा, अब मैं लिख कर पढ़ाऊंगा तो फिर वो कहेगा सर जी ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। बेटा एक बात बताऊं, आर्मी में जा रहे हो, आपको कमांड माननी पड़ेगी, आपकी नहीं चलती। और आपको जो दे रहा हूं ना, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, जो पूरे भारतवर्ष में जो चीजें दे रहा हूं भाई साहब, अपना रिकॉर्ड रहा है जीडी में 15 में से 13 क्वेश्चन फंसा के दिए हैं मैंने। ठीक है ना। और जो जिस तरीके की चीजें पढ़ा रहा हूं भाई साहब, नहीं पड़ी ना तो सच बात बता रहा हूं, जैसे नोकिया मार्केट से बाहर हो गया था ना, ऐसे ही बाहर हो जाओगे आप। जो रूढ़िवादिता में पड़े हुए हो ना, जो बचकानी हरकतों में, सर जी ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, बेटा कुछ नहीं रखा इन चीजों में, कुछ नहीं। और बेटा सुनिए, मैं सबको खुश तो नहीं कर सकता। मैं जब हजारों बच्चे यहां पढ़ रहे होंगे, एक दो बच्चा ऐसा होगा जो कि वो तंग होगा, और सबका सिलेक्शन भी नहीं होता। और सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपके खेत हैं खलियान हैं, उन्हें फिर कौन बोएगा बेटा? है? अरे जो साउथ इंडिया का बच्चा है उसके लिए कितना अच्छा है, उनके लिए भी तो सोचना है। जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, बच्चे उनके लिए भी तो सोचना है ना। देखिए, यह युद्ध पुरुषनी, यानी कि जिसे रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया। दिस वॉर वॉज टुक प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर पोरुषनी, या फिर रावी।
ओके, कारण क्या था, ये युद्ध हुआ क्यों था, रीजन, रीजन की बात करते हैं। राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। कहते हैं व्हेन किंग सुदास रिमूव विश्वामित्र विश्वामित्र एंड अपॉइंटेड वशिष्ठ एज द प्रीस्ट। अब मान के चलिए आपके घर पर कोई पुजारी आते हैं या फिर पंडित आते हैं, आप उन्हें हटा दो, दूसरे को लगा दो, भैया तो गुस्सा तो आएगा, गुस्सा तो आएगा ना। तो ऐसी ही सिचुएशन यहां चल रही थी, ऐसी ही सिचुएशन। बेटा कोई किसी को एक भी नोट्स नहीं बनाना, आपको ये भी मिलेगी पीडीएफ, ये हाथ से लिखी हुई पीडीएफ भी मिलेगी। क्यों अंधभक्ति में पड़े हुए, अरे मैं सोच रहा हूं कि यार क्लास के क्लास में आप तैयार कर लो सारा। अभी क्या बताओ, जब आप लिख रहे होंगे तो क्या आप कंटेंट तैयार कर पाओगे? मैंने क्या कहा है, चुपचाप अपने कान में हेडफोन लगाइए और पढ़ते रहिए मस्ती से, कुछ नहीं करना, ये यूं हाथ बांध लो बस, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे पढ़ते चलिए बेटा। लिखना नहीं है कुछ भी, नोट्स जो मिलेंगे उनका फिर क्या फायदा भैया, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। बिल्कुल जी। अभी बच्चा कह रहा है सर जी इस चार्ट से समझा दो बेटा, मैं कैसे पूरा पढ़ सकता हूं इन चीजों में, ठीक है ना। आप दोबारा पीछे करिए अपनी वीडियो को, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, ठीक है, वशिष्ठ वॉज कंजर्वेटिव, विश्वामित्र उदारवादी थे, विश्वामित्र वॉज लिबरल। ओके, क्लियर है? ओके, आगे देखिए यहां पर आठवें मंडल के बारे में। आठवां मंडल हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन करता है, जिसे खिल कहा जाता था भैया। क्या कहा जाता था? एट मंडल डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन कंपोजिशन कॉल्ड खिल। नौवें मंडल जो है सोम देवता के बारे में, क्या बताएंगे? नौवां मंडल किसके बारे में है? सोम देवता के बारे में, अबाउट सोम देवता। प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है अग्निदेव के नाम से शुरू होता है। द मंत्राज ऑफ ईच मंडल बिगिंस विद द नेम ऑफ फायर ऑफ गॉड। ओके, यहां तक चीजें मैंने जो बताई हैं एक बार देखते हैं। ओके, अरे वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, डन है। एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बताएंगे। यहां से रिवीजन करा देता हूं मैं। हमने सबसे पहले ऋग्वेद में जाना, सबसे प्राचीन वेद है और लार्जेस्ट भी है। देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह है। संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और शाखा हैं 5। सूक्त कितने हैं? 1028। ओके, रचना किसने की? प्रारंभिक वैदिक युग में होती है, सब सैंधव प्रदेश में। सबसे पुराने मंडल 2 से 7 तक हैं, जिन्हें गोत्र मंडल कहा गया। सबसे नया मंडल पहला और 10वां है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2, ठीक है, और शब्द हैं 1.5 लाख, और पढ़ने वाला होत्रिया होता कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र है। चौथे में कृषि से संबंधित है। इसके बाद में हमने 7वें मंडल में दशयाग युद्ध के बारे में बताया, पुरुषनी रावी नदी के तट पर हुआ था, कारण भी हमने बता दिया। ओके, और यहाँ पर 8वें मंडल जो है हस्तलिखित रचनाओं के बारे में। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। किसके नाम से शुरू होता है? अरे भैया मैंने बताया ना भैया, देखो जिसने पहले इतिहास पढ़ लिया है, मैं डिटो कुछ नहीं करा पाता बेटा, मैं रट्टू तोता नहीं हूं। अब इसे क्यों नहीं समझते आप इन चीजों को? आपने पढ़ लिया है, जो आपको पॉइंट ऐड करना हो कर लीजिएगा, वरना जो आपने फाउंडेशन पढ़ लिया है आप दोबारा मत पढ़िए। किसने एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया दोबारा मत पढ़िए बेटा, आप खुद भी कंफ्यूज होगे, मुझे भी करोगे। समझे? टेंशन मत लीजिए। क्लियर? इसके बाद में दूसरा वेद कौन सा है आप सभी बताएंगे मुझे? दूसरा वेद कौन सा होगा? क्या बताएंगे? देखिएगा, दूसरा वेद जो है हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सामवेद जो है उत्तर वैदिक काल में आता है। सामवेद जो है उत्तर वैदिक काल में आता है। डन है? हाँ, देखिएगा बच्चे, वेद से क्वेश्चन आए हैं और इस वजह से मैं थोड़ा सा यहां पर चीजें तरीके से पढ़ानी पड़ रही हैं। देखो,
इस वेद को ही क्या कहा जाता है? संगीत का जनक, फादर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, फादर ऑफ म्यूजिक। देखो से सामवेद होता है और से संगीत होता है। जिन्हें ना ये चाहते हैं कि लिख कर बताओ सर जी, मैंने लिख दिया, देखो संगीत का जनक लिख दीजिए, संगीत का जनक। जो चाहते हैं ना कि हाथ से लिखकर पढ़ाओ बेटा, यहां से उतार लिया संगीत का जनक। स्वर का पहला प्रयोग कहाँ में हुआ भैया? सामवेद में हुआ। द फर्स्ट यूज ऑफ स्वर वाज द इन सामवेद। तो इस जो आपने देखा होंगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जो 7 स्वर है बच्चे वो यहीं पर है। ओके, तो क्या बताएंगे? जो 7 सुर हैं वो यहीं से लिए गए हैं। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? उद्गाता कहलाएगा प्यारे दोस्त, है ना? क्या बताएंगे? ओके, डन है। तो बताएंगे सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? उद्गाता कहलाएगा। उपवेद कौन सा है प्यारे दोस्त? गंधर्व वेद है। उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ठीक है, क्या बताएंगे? अब देखो ऐसे बच्चे भी हैं, सर 1 घंटे की जगह 2 घंटे क्लास कर दो प्लीज, मजा आता है आपसे पढ़ने में। कुछ कह रहे हैं सर जी मजा नहीं आ रहा। बेटा मजा न्यू नहीं आ रहा, क्योंकि शायद आपके घर में ना गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और आज आप मेरा और समय का मजाक बना रहे हैं। कल जब समय आपका मजाक बनाएगा ना, तब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा मेरे दोस्त, समझे? उपवेद क्या है भैया? गंधर्व वेद है। ओके, अब इसके संकलन करता कौन है? कंपाइलर कौन है? तो आप बताएंगे भरत मुनि। क्या बताएंगे? भरत मुनि बेटा, भरत मुनि। ओके, शाखा कितनी है? 3 है। कौमुद है, रणायनीय है और जैमिनी है, बस। कौमुद जो है सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणित है, मोस्ट पॉपुलर एंड सर्टिफाइड। क्लियर? बहुत अच्छी, शाबाश, दिल खुश हो गया। ओके, डन है। एक बार सभी साथी बताइए, यहां तक दोनों वेद क्लियर हैं? सभी साथियों को क्लियर है? इसके बाद में कौन सा वेद हमें पढ़ना होगा? एक बार सभी साथी बताएंगे हमें इसके बाद कौन सा। बहुत बढ़िया, शाबाश। संकलन कर्ता का मीन्स होता है बेटा, ऐसा होता है जैसे मैंने ये लिख दिया, आपका नाम लिख दिया, ठीक है? आपका नाम, या अब मैं अपना नाम लिखता हूं नितिन। मेरा नाम क्या है? नितिन है, ठीक है ना? मैंने अपना ये मैंने लिखा है, ठीक है? लेकिन अब कोई दूसरा आया, ठीक है? आप आए, आपने यूं कभी नाम उठा के है ना अपनी बुक में रख दिया, तो ये इसका लेखन नहीं हुआ, इसका संकलन हुआ है। चीजें पहले से ही मौजूद थी, जैसे कि मान के चलिए इन वेदों में ना कुछ नया नहीं दिया गया। भाई हमें मतलब कि नदियों से जल मिलता है, तो हमने नदी को क्या माना? देवी माना, ठीक है? पेड़ों से हमें वायु मिलती है, तो आपने क्या पेड़ों को भी देवी देवताओं का रूप मान लिया। धरती माता से हमें अन्न मिलता है, तो धरती को हमने माता कहा, है ना? हाँ, सभी साथी बताएंगे यहां तक? अरे वाह, सबने बताया। यार आपने नया नाम और निकाल दिया, हिस्ट्री माफिया। हद करते हो यार, हैं? कल को कोई मुझे क्या कहेगा, हैं? पुलिस वाले तो सोचेंगे ये तो सच में कोई सा माफिया है। हिस्ट्री माफिया, वाओ, चाचा ही ठीक था। हिस्ट्री माफिया, ओके चलो मान लिया। आपके लिए तो मैं कुछ भी बनूंगा, आपको फौजी जो बनाना है। यजुर्वेद बचे, यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है बेटा यज। मीनिंग ऑफ यजु, मीनिंग ऑफ यजु क्या कहलाएगा? यज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि भैया यज। ओके, क्या बताएंगे? यज कहलाएगा। इसमें क्या है? यज के नियमों और विधानों का संकलन है। क्या बताएंगे? कलेक्शन ऑफ रूल्स, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ यज। यानी कि घर पर आप जो यज कराते हैं बेटा, हाँ,
बेटा जिसने मैं पहले बता चुका हूं, आप क्यों बेफालतू में कमेंट, मैं कितना भी इग्नोर कर लूं कितना अच्छा थोड़ी लगता है। भैया आपने पहले इतिहास विषय को पढ़ रखा है, दोबारा मत पढ़िए। मैंने कितनी बार कह दिया इस बात को, सर जी पढ़े नहीं पढ़े, बेटा इतिहास बदल थोड़ी जाएगा, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे आएंगे, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, उसमें से देख के लिख लेना आप। ठीक है। देखो आज के समय में फौजी बनना है ना, तो आपको स्मार्ट स्टडी अपनानी पड़ेगी। वो जमाने गए जब कुछ भी पढ़ लिया कुछ भी करिए। 17 पे मेरिट लगी थी 50 में से, 16-17 पे। अब 38-38 पे भी है ना, खतरा है। हाँ। ओके। तो क्या कहेंगे भैया, गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है, प्रोज एंड पोइट्री, क्या बताएंगे भैया, प्रोज एंड पोइट्री दोनों में लिखा है। और अच्छा इसे चंपू काव्य, क्योंकि ये दोनों में लिखा हुआ है, गद्य और पद। अब यहीं पर बच्चे दो चीज ध्यान रखिएगा, राजसूयज, राजसूयज कब होता था, सिंहासन आरोहण के लिए, जब भी किसी राजा को सिंहासन पर बैठाया जाता था, थ्रोन पर बैठाया जाता था, तब होता था। वाजपेयज सूर्य प्रदर्शनी के लिए, ताकत के लिए कि मैं बहुत पावरफुल हूं, क्या कि भैया मैं बहुत पावरफुल हूं, इसलिए किया जाता था। तो दोनों के दोनों यज आपको समझ में आए होंगे। एक तो कौन सा है कि राजसू यज है, और दूसरा कौन सा है, वाजपेय यज है। राजसू और वाजपेय यज है। ओके। दोनों कंप्लीट हुए होंगे, आपके समझ में भी आए होंगे। क्लियर है। इसके बाद में पढ़ने वाला क्या कहलाता था, अदरव्यू कहलाता था। क्या बताएंगे, पढ़ने वाला अदरव्यू कहलाता था। उपवेद धनुर्वेद, उपवेद क्या कहेंगे बेटा, धनुर्वेद। बेटा हजारों की संख्या है, मत करिए कमेंट, ठीक है ना, कमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं बाद के 5 मिनट आपके डाउट के लिए लूंगा, बीच में किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा, बुरा मानो या भला मानो, क्योंकि मुझे उस बच्चे को कामयाब कराना है जिसके घर में वास्तव में समस्या है, जो बच्चा वास्तव में चाहता है कि मुझे कामयाब होना है। प्लीज आप मेरे बहुत प्यारे हो, बहुत प्रिय हो, प्लीज कमेंट करके डिस्टर्ब मत तो खुद हुई और मत मुझे करिए। मैं जो करा रहा हूं उसे मैं बीच में कोई डाउट नहीं लूंगा, डाउट लूंगा सिर्फ और सिर्फ एंड में। ठीक है। संकलन करता कौन रहे, कंपाइलर कौन रहे प्यारे दोस्त, विश्वामित्र रहे हैं। और इसमें बलिदान विधि का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सैक्रिफाइस मेथड। ओके। क्लियर है। अच्छा मैंने यहां एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या आप बता सकते हैं यज संबंधी विधान, विधि विधानों का, संबंधी यज संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है, यज संबंधी विधि विधानों का पता कहां से चलता है, एक बार बताएंगे। यज संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहां से चलता है। सभी से मैं जानना चाहता हूं, सभी प्यारे दोस्तों से, सभी प्यारे भाई बहनों ने, कि यज संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहां से चलेगा। आप क्या बताएंगे, एक बार बताएंगे भैया। बहुत बढ़िया, यजुर्वेद से पता चलता है। अब कौन सा वेद बचा है हमारा, वो है हमारा अथर्ववेद। चलिए अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं, सभी प्यारे साथी मेरे साथ बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ। नामकरण अथर्व ऋषि के नाम पर किया गया, नेम्ड आफ्टर सेज अथर्वा। ठीक है, सेज का अर्थ क्या होता है भैया, ऋषि होता है। सबसे लोकप्रिय वेद है, मोस्ट पॉपुलर वेदास, यहां से प्रश्न पूछा गया था, पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू है भैया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। समझे कि भैया सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा था, तो आप बताएंगे अथर्ववेद था। क्या बताया बेटा, अथर्ववेद। सुनिएगा, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं और सबसे नया वेद भी है। ठीक है, क्या बताएंगे, न्यूएस्ट वेद। आपसे पूछ ले कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि भैया, ओके, ये होती है एक फौजी की पहचान। मेरे प्यारे एक गुड्डा ने लिख दिया सारा कुछ। ओके। अब देखिए ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। लाइन क्या कहती है, जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और औषधियों के बारे में वर्णन है इसमें।
तो क्या बताएंगे? अबाउट विचक्राफ्ट, कैप्टिविटी, इंसेक्ट, अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इन सब के बारे में पता चलता है बेटा। पीवाईक्यू का अर्थ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आर्मी में पूछ लिया गया है पहले, ये प्रश्न आर्मी में पहले पूछा गया है, इसका अर्थ ये होता है। यहां पर बात की जा रही है कन्या जन्म पर निंदा। यहां सबसे जो गलत लिखा गया है, इस वेद में कन्या जन्म पर निंदा की गई है। क्यों कहा जा रहा है कि कन्या दुखों का, कष्टों का कारण है, जो कि सबसे गलत लिखा गया है इसमें। ठीक है, जो कन्या है वो क्या है भैया? दुखों का कारण है। तो यहां पर क्या कहा गया है? कन्या जन्म पर निंदा के बारे में यहां पर कहा गया है, जो कि बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल गलत है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई चर्चा की जाए। ओके, इसे पढ़ने वाला क्या कहलाया? इसे पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाया। इसे पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाया। तो क्या मैं सबके बारे में पूछ सकता हूं? सभी साथी बताएंगे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया? ऋग्वेद को। सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया? यजुर्वेद को पढ़ने वाला, यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया? और यहीं पर प्यारे दोस्त, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया? बताएंगे सभी साथी? देखो मेरे हिसाब से सभी ने बढ़िया आंसर दिया है कि भैया ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया? होत्र कहलाया, होत्र या होता। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाया। क्या बताएंगे कि भैया उद्गाता कहलाया। यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या? अधर्व्यू कहलाया, अधर्व्यू। और अथर्ववेद को पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाया, ब्रह्मा या ब्राह्मण, ब्रह्मा या ब्राह्मण। ऐसे याद करना होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बता देंगे ब्रह्मा या ब्राह्मण कहलाया। ओके, आगे देखिए, उपवेद की बात की जा रही है। इसका उपवेद कौन सा भी है? उपवेद होता क्या है? अब ये बात आती है। देखिए, जैसे आप लोग आपको याद होगा इंग्लिश में जब अटक जाते थे तो इंग्लिश के शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए हम क्या प्रयोग करते थे? हम प्रयोग करते थे डिक्शनरी का। ऐसे ही वेदों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए और समझने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था बेटा? उपवेद का। तो क्या बताएंगे उपवेद क्या है? शिल्प वेद। उपवेद क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? शिल्प वेद बताएंगे। संकलनकर्ता कौन थे प्यारे दोस्त? संकलनकर्ता थे विश्वामित्र। संकलनकर्ता कौन होंगे? विश्वामित्र होंगे। इसे मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है। इट विशेज फॉर द डिसीज टू स्प्रेड इन मगध एंड अंग रिलीजियस रिलीजन। ठीक है, और काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी यहां मिलता है। इट इज द ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ काशी। तो काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलेगा? यही मिलेगा बेटा। ओके, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इट कॉल सभा एंड समिति एज द टू डॉटर ऑफ प्रजापति। ये चार वेद थे जिन्हें हमने आज अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, जाना है। अब आपके जो डाउट हैं आप मुझसे पूछिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, एक बात बताऊं, यदि आपको कामयाब होना है बच्चे, कामयाब होने वाला बच्चा कभी क्लास में कमेंट करता ही नहीं है। वो तब कमेंट करता है जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। सच बात बता रहा हूं, जितने लोग कामयाब हुए हैं वो क्या करते हैं? चुपचाप कानों में हेडफोन लगाते हैं, लाइब्रेरी, खेत, घर, दुकान, जहां भी हैं वो क्या करते हैं? ऐसे बैठ जाते हैं। अच्छा एक बार ये बताइएगा, आप में से मेरठ बागपत में से भी है क्या कोई? कितने साथी मेरठ बागपत से है जो हैं? एक बार रेज योर हैंड। और यदि हैं तो किस एरिया से हैं? एक बार वो अपना एरिया लिख देंगे या फिर अपने गांव का नाम लिख देंगे।
हिस्ट्री माफिया, वाओ। यार आपने बड़ा बढ़िया नाम दिया है। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आपके डाउट नहीं हो जाएंगे। क्लास खत्म होने का, क्लास के बीच में बेटा डाउट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? हो सकता है वो सिर्फ आपका डाउट हो, लेकिन जो हजारों बच्चे हैं उनका तो डाउट नहीं है ना, उनका टाइम बर्बाद नहीं कर सकता ना मैं सबका। ओके, पॉलिटी अजीत सर कराएंगे, आप परेशान मत होइए, पॉलिटी अजीत सर कराएंगे। और ये आपकी जो है ना हिस्ट्री, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, WMP, ठीक है ना, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ये सब जगह पूछी जाएगी। यदि आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ये हिस्ट्री आपकी वहां भी काम आएगी। यदि आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, ये हिस्ट्री आपकी वहां भी काम आएगी। ओके, बस एनडीए को छोड़ के आपके जितने भी डिफेंस के एग्जाम है उसमें आएगी सब जगह। ठीक है। एक बच्चे कहते हैं कि सर जी हमारा नाम लो। बेटा नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका नाम जो है ना, यहाँ मंच पर बुलाकर आपका सम्मान समारोह में नाम लिया जाए। और मैं वादा करता हूं, जो साथी 1 to 5 रैंक आएंगे आएंगे उनके घर जाएंगे हम। ठीक है ना, हम लोग उनके घर जाएंगे। ओके, 1 से 5 तक के रैंक के बच्चों के। कोई दिक्कत? अब बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी एक चैप्टर खत्म होते ही उस चैप्टर के प्रश्न प्रश्न बेटा यूट्यूब पर आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। और हम प्रश्न के चक्कर में यहां पढ़े तो हमारा सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझे? और मैं सच बात बता रहा हूँ, जिनके 40% से ज्यादा है उनका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। आपका 100% सिलेक्शन होगा। 100% नहीं, 200%। आपको अपना 100% देना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। और मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं सबको पसंद नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि मैं आप लोगों के हिसाब से पढ़ाऊं, लेकिन बेटा मैं आपके हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जैसा एग्जाम आएगा ना उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। चैप्टर अभी 2 हुए हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आप सीरियल से नहीं पढ़ा रहे। बेटा सीरियल से कैसे पढ़ाते हैं, मुझे बता दीजिएगा। अरे भैया, जो वेद जैसे पढ़ाए जाते हैं वैसे ही तो पढ़ाए जाते हैं। है? और बेटा जब इतना पता है तो फिर आप क्यों आर्मी की तैयारी कर रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कहीं अच्छी जगह ट्राई करो। है? इतना जब सब कुछ पता है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। हमें दुष्टों की फौज नहीं चाहिए। ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा होगा। और जो मेरे वास्तव में भावी फौजी हैं, वो जैसे मैं बताता चल रहा हूँ वैसे काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।